हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग बेसिकली डिस्कस करेंगे कि एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को कैसे ड्राफ्ट किया जाता है, उसका ओरिजिन कैसे होता है, उससे रिलेटेड लॉज कौन से हैं और उसके बेसिक एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं। अगर आप में से किसी को भी कोई डाउट हो तो आप मुझे किसी भी पॉइंट पे पूछ सकते हैं। बाकी हम लोग एंड सेशन में क्वेश्चन आंसर राउंड जरूर करेंगे। ओके गाइस, शुरू करते हैं। ओके, शुरू से शुरू करते हैं। बेसिकली हम लोग इस ट्रेनिंग में कॉन्ट्रैक्ट को ड्राफ्ट करने का प्रोसीजर डिस्कस करेंगे कि एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कैसे ड्राफ्ट हो सकता है, उसमें कौन सी चीज एलिमेंट्स है जिसको हमें स्पेशली ध्यान देना होता है एक कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्ट करते हुए। सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट डिफाइन होता है सेक्शन 2H में, जिसके हिसाब से एक कॉन्ट्रैक्ट एक एग्रीमेंट होता है जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ होता है। और एक एग्रीमेंट क्या होता है अंडर सेक्शन 2E? जब एक प्रॉमिस में कंसिडरेशन इन्वॉल्व हो। प्रॉमिस क्या होता है? जब बेसिकली कोई इंसान किसी को प्रपोजल दे या ऑफर करे और दूसरा एक्सेप्ट करे तो प्रॉमिस बनता है, और प्रॉमिस में जब कंसिडरेशन ऐड होता है तो वो एग्रीमेंट बनता है। इस चीज को हम थोड़ा डिटेल में समझेंगे। यहाँ यहाँ पे एक प्रोसेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के तौर पे इसको हमने समझा है कि सबसे पहले एक ऑफर आता है। ए ने बी को ऑफर किया कि मुझे तुम्हारा घोड़ा खरीदना है। ठीक है, बी ने एक्सेप्ट कर लिया। तो वो वहां से एक प्रॉमिस क्रिएट हुआ। प्रॉमिस क्रिएट हुआ तो वहां से फिर उसके बाद उसमें अगर कंसिडरेशन ऐड आ गया, यानी ए ने घोड़े खरीदने के लिए जो ऑफर किया, बी ने बोला मैं इतने रुपए का घोड़ा बेचूंगा, तो जो रुपए उसने बताया वो कंसिडरेशन हो गया बी के लिए। तो वो प्रॉमिस से बन गया एग्रीमेंट। और जब वो एग्रीमेंट एक कुछ सेक्शन 10 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के एलिमेंट्स को फुलफिल करता है तो वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ होता है, तब उसको एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। इसके इसेंशियल एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं? पहली चीज, ऑफर। ऑफर शुड बी वैलिड, एडिक्वेट एंड लीगल। ठीक है, प्रॉपरली कम्युनिकेट होना चाहिए। अगर ऑफर कम्युनिकेट नहीं हुआ है तो एक प्रॉपर एग्रीमेंट नहीं क्रिएट हो सकता। फिर उस ऑफर को जब कम्युनिकेट कर दिया, एब्सोल्यूट है, सब है, तब उसको प्रॉपरली एक्सेप्ट भी किया जाना चाहिए। इसका एक्सेप्टेंस भी कम्युनिकेट किया जाना चाहिए। दोनों पार्टी की कंसेंट फ्री होनी चाहिए, कोएर्शन नहीं होना चाहिए, फ्रॉड नहीं होना चाहिए, सब कुछ यानी बंदे को पता होना चाहिए कि वो क्या करने जा रहा है, क्यों करने जा रहा है। इधर कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, सब कुछ क्लियर होना चाहिए। कंसिडरेशन, कंसिडरेशन वैलिड होना चाहिए कि इतना अमाउंट हम देंगे, और वो कंसिडरेशन लीगल होना चाहिए। और हाँ, हम लोग उसी एग्रीमेंट में मेंशन कर सकते हैं कि जो हमारा कंसिडरेशन है वो हम होल में देंगे, पार्शली देंगे, अब पास्ट में दे चुके हैं या फ्यूचर में देंगे। ये सब चीजें हम लोगों को क्लियरली मेंशन करना होता है। म्यूचुअल कंसेंट, यानी अगर ए बी का घोड़ा खरीदना चाहता है और बी के पास दो घोड़े हैं, तो वो कौन सा घोड़ा खरीदना चाह रहा है? अगर व्हाइट और ब्लैक घोड़ा है तो वो क्या सिर्फ व्हाइट खरीदना चाह रहा है और बी क्या ब्लैक बेचना चाह रहा है? दोनों को क्लियर होना चाहिए कि दोनों किस चीज को लेके बात कर रहे हैं, किस घोड़े को ए खरीदना चाह रहा है और क्या उसी घोड़े को बी बेचना चाह रहा है। ये क्लियर होना चाहिए। म्यूचुअल कंसेंट कहते हैं कि दोनों का आइडिया सेम हो, उस चीज को म्यूचुअल कंसेंट बोलते हैं। दोनों पार्टीज का कंसेंट म्यूचुअल हो, यानी दोनों को मालूम हो कि वो जो ट्रांजेक्शन कर रहे हैं उसके सारे टर्म एंड कंडीशन दोनों को इक्वली क्लियरली पता हो। लीगल ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्टिव है कॉन्ट्रैक्ट का वो लीगल होना चाहिए। यानी अगर एक घोड़ा बेचने का सेल डीड बन रही है तो लीगल होनी चाहिए। कोई भी इलीगल एक्टिविटी और अगर उसका कॉन्ट्रैक्ट है तो वो ऑब्वियसली इलीगल है, तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म नहीं करेगा। वैलिड ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन जो है जैसे कि यहाँ पे घोड़ा ट्रांसफर करने की बात की जा रही है, उस टाइप का अगर ऑब्लिगेशन है तो वो वैलिड है। अगर कोई इनवैलिड ऑब्लिगेशन है, जैसे कि कोई इलीगल एक्टिविटी है जो एज ऑब्लिगेशन बोली जा रही है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट ही वैलिड नहीं रहेगा। लीगल रिलेशनशिप, एक कॉन्ट्रैक्ट को दोनों पार्टीज के बीच में लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने की कैपेसिटी होनी चाहिए। कॉम्पिटेंट पार्टी, सारी पार्टीज कॉम्पिटेंट होनी चाहिए। मेंटली कॉम्पिटेंट होनी चाहिए, मेंटली साउंड होनी चाहिए, अनसाउंड नहीं होनी चाहिए, और एज में मेजोरिटी क्रॉस करी, वो लीगली मेजोरिटी अटेन कर चुकी हो, ये जरूरी है। और जो मेन परफॉर्मेंस है वो पॉसिबल होना चाहिए, इम्पॉसिबल नहीं होना चाहिए। अगर वो इम्पॉसिबल है करना तो वो एग्री कॉन्ट्रैक्ट पहले ही वॉइड है।
नॉट टू बी डिक्लेयर्ड वॉइड, यानी किसी भी लीगल लॉ में, किसी भी लॉ में वो जो पॉइंट हम लोग डिस्कस, जो ऑब्जेक्टिव है एग्रीमेंट का, जो कॉन्ट्रैक्ट है, वो वॉइड वॉइड नहीं घोषित होना चाहिए, वो हर लॉ के हिसाब से वैलिड होना चाहिए। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं गुड कॉन्ट्रैक्ट के? तो उसमें कोई एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए, यानी वो क्लियर होना चाहिए, उसमें कोई एक लाइन एक से ज्यादा मतलब ना निकालती हो, बहुत क्लियर एक्यूरेट होनी चाहिए। एज सेड एक्यूरेट, सारे पॉइंट सारे फैक्ट क्लियरली एक्यूरेट होने चाहिए। इवन अगर आप उसमें मेंशन कर रहे हो कि ए बी से घोड़ा लेना चाहता है, तो कौन सा घोड़ा, उस घोड़े का कलर क्या है, नाम क्या है, कब पैदा हुआ है, ये सब चीजें प्रॉपरली एक्यूरेटली मेंशन होना चाहिए। पार्टीज का नाम, पार्टीज के रिगार्डिंग एक्यूरेसी मेंटेन होनी चाहिए। प्रिसाइज, यानी जितनी डिटेल हो उतना अच्छा उसमें मेंशन, क्लियरली मेंशन करना चाहिए। एज ए कोड गोज, डेविल लाइज इन द डिटेल। सो हमारे हमें प्रिसाइज होना चाहिए डिटेल के रिगार्डिंग। सारी रेलेवेंट चीजें उसमें मेंशन होनी चाहिए, जो भी रेलेवेंट चीजें हैं सब एज इट इज मेंशन होनी चाहिए। इररेलेवेंट नहीं होना चाहिए, हमारे कॉन्ट्रैक्ट के ऑब्जेक्टिव से कुछ भी इररेलेवेंट मेंशन नहीं होना चाहिए, सब कुछ रेलेवेंट होना चाहिए। इजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए, ये नहीं कि कोई इंसान समझ ही नहीं पा रहा है, इतना कंफ्यूजिंग है, इतना आपने बहुत अच्छे से टेक्निकल टर्म्स यूज कर लिए, जार्गन यूज कर लिए, क्लीशेज यूज कर लिए, नहीं। आपको सिंपली एक सिंपल वे में एग्रीमेंट बनाना है कि एक केव पर्सन, एक बेसिक जो पार्टी है वो भी अंडरस्टैंड कर सके बगैर किसी एडवोकेट की कंसल्टेशन के। और कोई कंफ्यूजन नहीं क्रिएट होना चाहिए, अगर कोई कंफ्यूजन क्रिएट होता है तो फ्यूचर में लीगल इश्यूज उससे अराइज होना बहुत ऑब्वियस चीज है। अब कॉम्पिटेंट पार्टी क्या होता है? कॉम्पिटेंट पार्टी में आप उसकी पर्सन की एज, उसके फादर का नाम, अगर पार्टी है तो उसका एड्रेस, या अगर पर्सन है तो ये सब चीजें मेंशन करोगे। वहीं पे अगर आप बात करते हो, अगर आप बात करते हो वो कंपनी की, तो अगर कंपनी या कोई सेपरेट कॉर्पोरेट लीगल एंटिटी है तो उस सिनेरियो में आप उस चीज को भी क्लियरली मेंशन करोगे। उसका नाम, किस डेट को रजिस्टर हुई, उसका सीआईएन नंबर, कोई रजिस्ट्रेशन नंबर हो तो सारी डिटेल्स प्रॉपरली मेंशन करोगे। एक एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एक लीगल रिलेशनशिप बनाने के कैपेबल होना चाहिए, यानी सारे टर्म्स एंड कंडीशन उनके बीच किस टाइप, दोनों पार्टीज के बीच में किस टाइप का रिलेशनशिप होगा वो क्लियर होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे पहले आपने पहले जो पार्टीज की बात की, पार्टीज में हम लोग ये भी नीचे मेंशन करेंगे कि ये पार्टी पार्टी वन है, ये पार्टी पार्ट टू है, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे हम लोग मेंशन करेंगे दोनों पार्टी के बीच में रिलेशनशिप क्या है, जैसे हम लोग पार्टनरशिप डीड देख रहे हैं यहाँ पे, तो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे दोनों पार्टीज के बीच में पार्टनरशिप का रिलेशनशिप है, दोनों साथ में बिजनेस करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग और मार्केटिंग करेंगे। अगर सेल डीड है तो हम लोग मेंशन करेंगे कि दोनों पार्टी, एक पार्टी सामान बेचेगी, दूसरी पार्टी सामान खरीदेगी। ऑब्जेक्ट ऑफ द एग्रीमेंट मस्ट बी डिस्क्राइब्ड क्लियरली। जो ऑब्जेक्ट है एग्रीमेंट, हम जो वर्क करने वाले हैं वो क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, वो चीज क्लियरली डिस्क्राइब्ड होनी चाहिए। तो वो ऑब्जेक्टिव जो है एग्रीमेंट का, उसे जितना क्लियर आप डिस्क्राइब करो उतना अच्छा होता है। तो उस चीज के लिए हम लोग पहली चीज ये मेंशन करेंगे कि किस दिन से इन्फोर्स हो रहा है। जब पार्ट जैसे यहाँ पे पार्टनरशिप की बात है तो पार्टनरशिप विल कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम जिस दिन हम लोग एग्रीमेंट साइन करवा रहे हैं उस दिन का डेट लिख देंगे। और उसके बाद हम लोग नीचे लिखेंगे कि उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, कि हम लोग यहाँ पे पार्टनरशिप फॉर्म करनी है या फिर हमें सामान बेचना है, कुछ भी हम लोग प्रॉपरली मेंशन कर देंगे। फिर उसके बाद हम जो एग्रीमेंट ऑब्लिगेशन क्रिएट कर रहा है वो प्योरली और प्रॉपरली मेंशन होना चाहिए, कि ताकि कोई एम्बिग्यूटी या डाउट ना रहे, ठीक है। और हाँ, कभी भी जब आप एग्रीमेंट में टर्म एंड कंडीशन लिख रहे होते हैं तो उसमें दैट तक करके लिखा जाता है। फिर उसके बाद उसके लीगल राइट्स जो हैं, जैसे कि एक पार्टी को वो 2,500 रुपये सैलरी मिल रही है इस एग्रीमेंट के अंडर, तो वो चीज हम मेंशन करेंगे कि उसका लीगल राइट, राइट टू सैलरी एक आ रही है। और इसी के साथ साथ लीगल राइट के साथ लीगल ड्यूटीज भी दूसरी पार्टी के लिए क्रिएट होती है। जैसे कि यहाँ पे बेसिकली एक पार्टी को लीगल वो 2,500 सैलरी मिल रही है, दूसरी पार्टी की ड्यूटी होती है। फिर उसके बाद आपका आ जाता है लीगल राइट्स एंड कंसिडरेशन। लीगल राइट्स एंड कंसिडरेशन में बेसिकली हम लोग एक एक पॉइंट टू पॉइंट जो राइट्स और जो कंसिडरेशन प्रोवाइड होने हैं वो सब चीज हम लोग प्रॉपरली मेंशन कर देते हैं। एग्जिट पॉलिसी, हर एग्रीमेंट में एक एग्जिट पॉलिसी होती है, कि कोई भी पार्टनर या कोई भी पार्टी अगर टाइम रहते एग्रीमेंट से निकलना चाहता है, और अगर एग्रीमेंट का एक प्रॉपर टेन्योर है जो खत्म नहीं हुआ है, तो उसके लिए एक एग्जिट पॉलिसी होती है कि आप किस वे में उस एग्रीमेंट से निकल सकते हो। इस चीज को आपको अच्छे से मेंशन करना है ताकि आगे कोई लीगल इशू क्रिएट ना हो।
फिर आर्बिट्रेशन एंड जुरिसडिक्शन प्रोविजन। इसमें बेसिकली हम लोग डिस्कस करते हैं कि अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो हम लोग उसको आर्बिट्रेशन के अंडर रिजॉल्व कर सकते हैं, ताकि हमें कोर्ट ना जाना पड़े और हमारा कोर्ट के एक्सपेंसिव प्रोसीजर में खर्चा ना हो, हमारा टाइम ना वेस्ट हो लीगल प्रोसीजर में, हम लोग सीधे आर्बिट्रेशन में रिजॉल्व कर सकें। और दूसरा जुरिसडिक्शन, जैसे आप अलग अलग स्टेट में डील कर रहे हो तो आप हर जगह के डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए अलग अलग स्टेट या अलग अलग डिस्ट्रिक्ट नहीं जाओगे। आप सीधे बोल दोगे कि कोई भी डिस्प्यूट अगर होता है, एनी in in case of any dispute, the matter should be in the jurisdiction of this area, यानी जैसे यहाँ पे लखनऊ jurisdiction बोल दो या दिल्ली jurisdiction बोल दो, और उसके बाद जितने भी इश्यूज होंगे वो आप ही के स्टेट, आप ही के डिस्ट्रिक्ट के कोर्ट्स में होंगे या उधर ही आर्बिट्रेशन के लिए आएंगे। एंड में दोनों सारी पार्टीज की सिग्नेचर और विटनेसेस। विटनेसेस भी बेसिक, और अगर कंपनी है तो उनका जो ऑफिशियल सील है और उनके रिप्रेजेंटेटिव का साइन। बात है इसमें, अगर जो भी आपका जो विटनेस होंगे वो भी बेसिकली कॉम्पिटेंट टू बी इन कॉन्ट्रैक्ट होने चाहिए, यानी दोनों सब लोग मेजोरिटी एज से ऊपर होने चाहिए। और दूसरी चीज, सारी पार्टीज जो है वो साउंड पर्सन की होनी चाहिए, इवन विटनेस भी साउंड माइंडेड होने चाहिए। थैंक यू गाइस फॉर दिस सेशन। आगे किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है।